हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू बरसास अकेडमी। सी टेट की आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो उसमें अभी हम सबसे पहले एनसीईआरटी का सार कर रहे हैं, जिसमें आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है क्लास 6 की, उसके चैप्टर्स हो रहे हैं। तो पहला चैप्टर हो गया है। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन करना। तो आप सभी को पता है एसएसटी में आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एनसीईआरटी है। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे इसको। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए एक तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो यहाँ पर बात कहाँ से आई है? जैसे पहले हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या जाना था कि लोग कहाँ निवास करते थे? नदियों के पास निवास करते थे। वहाँ के जो जंगल हैं, वहाँ से वो अपना जो भोजन है उसको ग्रहण करते थे। जो जानवर पानी पीने आते थे वो उसका क्या करते थे? शिकार करके उसको खाते थे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यात्रा की। ठीक है, कि वो यात्रा कैसे करते थे। तो आरंभिक मानव आखिर वे इधर से उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है, मान लीजिए किसी नदी के किनारे वो रह रहे हैं, तो वहाँ के जो आसपास के जंगल थे, वहाँ का जो उत्पादन हो रहा था, जो फल का, फूल का, वो उसको खा लेते थे। वहाँ के जानवरों को वो खा लेते थे। जब वहाँ पर इन चीज़ों की समाप्ति हो जाती थी तो वो दूसरी जगह पलायन कर जाते थे। ठीक है, तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि वह जानवर अपने शिकार के लिए या हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, तो दूसरा कारण आपने क्या समझा कि पहला कारण क्या था कि वहाँ के फल फूल वगैरह जो हैं जंगल के, वो खा लेते थे। दूसरा कारण है कि वहाँ के जो जानवर थे उनका पीछा करते हुए भी इधर से उधर जाया करते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक है, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, ये कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि भाई उस समय की जानकारी, जिस समय लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, कुछ जो आप समझ लीजिए जो भी पुरातात्विक खोज से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर यहाँ पर बातें की जा रही हैं ना। और चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता था और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता था। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता है, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, तो चौथा कारण क्या है कि पानी की तलाश में भी वो इधर उधर जाया करते थे। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जस्ट अभी हमने आपको बताया था। कहाँ से मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों का औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी जानवर को पकड़कर उन्होंने खाया, उसकी हड्डी मजबूत थी, उन्होंने उसको शिकार करने के लिए उसकी हड्डी का ही इस्तेमाल किया है ना। मतलब हड्डियों से उन्होंने भाले वगैरह बना लिए, पत्थरों से बना लिए, जिससे वो अपना शिकार है या फल फूल है वो आसानी से उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसीलिए कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने और पेड़ों की छाल, जानवरों का खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप
दो तरह के आपको यहाँ पर औजार दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जो दायां वाला है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सिलाई कर रहा है और यहाँ पर एक पौधे को वो खोद रहा है। ठीक है, तो आपने ये दोनों ही चित्रों को अच्छे से देख लिया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखिए। पहला आपने मानचित्र देखा था ना, नदियों से जहाँ जहाँ भारत की नदियाँ हैं उसका मानचित्र था। अब ये मानचित्र है तो लाल त्रिकोण वाले स्थान भी पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन से जो पुरातत्व जो महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। एक तो देखिए सबसे पहले भीमबेटका, क्योंकि लाल वाला उन्होंने बोला है। नेक्स्ट है आपका हुसंगी, नेक्स्ट है कुरनूल गुफाएं। ये आपके कौन से हैं? पुरापाषाणिक पुरास्थल। अब जो आपके स्क्वायर बने हुए हैं ये है नवपाषाणिक पुरास्थल, जैसे कि बुरजूम हो गया, मेहरगढ़ हो गया। ठीक है, मेहरगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ऐसे ही वो पूछ लेंगे कि मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है ये, पाकिस्तान में। बुरजूम कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट चिरांद, कोल्डी हवा, महागड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए दाउजली, हेडिंग, हल्लूर, पयमपल्ली। ये आपके क्या हो गए? ये नवपाषाण कालिक पुरास्थल हो गए, याद रखिएगा। अब देखिए महापाषाणिक पुरास्थल ये कौन से हैं आपके? जैसे कि ब्रह्मगिरी हो गया, है ना। एंड नेक्स्ट है आपके देखिए यहाँ पे आरंभिक गांव। तो जो पर्पल कलर के बने जैसे इनाम गांव हो गया आपका, ये क्या है? आरंभिक गांव है। ये आधुनिक नगर जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। तो यहाँ पर आपको पुरापाषाणिक काल, नवपाषाणिक काल और महापाषाणिक काल के जो पुरास्थल हैं उनको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ गए होंगे आप। ठीक है, और नदियों के बारे में भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये नर्मदा नदी जा रही है, ताप्ती नदी है। ठीक है, गंगा नदी देखिए इधर जा रही है। तो ये पूरे मानचित्र को आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि लिखी हुई बातें जितनी अच्छे से नहीं याद होती हैं उतनी अच्छे से आपको क्या याद हो जाते हैं? मानचित्र। ओके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। ठीक है, जैसे भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ मिलता है आपको? आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसीलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो याद रखिएगा भीमबेटका कौन सी नदी के पास है? तो नर्मदा नदी। क्या तुम बता सकते हो? तो इसको छोड़ देते हैं। शैल चित्रकला, इनमें से आपको क्या मिलता है? अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको, अगर आप ना भी पढ़े तो भी आपको लग रहा है कि ये एक व्यक्ति है और ये एक जानवर है जिसका वो क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। ठीक है, इन गुफाओं में लोग रहते थे। उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये शिकार करता हुआ मनुष्य है। ये देख लीजिए भीमबेटका की गुफाएं हैं। नेक्स्ट है पुरास्थल। पुरास्थल होता क्या है? तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। मान लीजिए कहीं खुदाई हो रही है ना, खुदाई हो रही, वहाँ पर आपको कुछ औजार मिल गए, कुछ बर्तन मिल गए। तो क्या करते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्विक होते हैं हमारे, वो आकर वहाँ पर सर्वेक्षण करते हैं कि ये कितना पुराना है, ये जगह कितनी पुरानी, यहाँ कौन लोग रहते थे, है ना। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ाए। वे ज़मीन के ऊपर अंतर कभी भी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। आग की खोज। तो सबसे महत्वपूर्ण खोज अगर मानी जाती है तो वो कौन सी मानी जाती है? आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। क्योंकि किया गया होगा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते, है ना। जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आग का निर्माण किया होगा। आग की खोज की हो गई। ठीक है, तो कुरनूल की बात की गई। तो यहाँ पर हम कुरनूल को देख ही लेते हैं कि कुरनूल देखिए कहाँ पर है, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। ये आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। नाम और तिथियाँ। नाम और तिथियाँ हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को ये पुरापाषाण काल कहते हैं।
ये 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम पुरास्थलों के प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल में सबसे ज़्यादा औजार किसके प्राप्त हुए? पत्थरों के प्राप्त हुए। ठीक है, याद रखिएगा। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के बीच का जो समय है वो पुरापाषाण काल माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। मानव अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहीं पर बन गया कि पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कौन कौन से हो गए? आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। मानव इतिहास को की लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जैसे कि मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, तो मेसोलिथ का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या है? मध्य पाषाण युग। ओके, इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। पुरापाषाण का भी टाइम पीरियड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। प्रायः इन औजारों से हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या हो गया? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं अलग अलग अध्यायों में, हम इसके बारे में जानेंगे। नवपाषाण काल जो 10,000 साल पहले से होती है। बदलती वायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। इनके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी उनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि वे लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ठीक है, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? लगभग 12,000 साल पहले की बात हो रही है। खेती और पशुपालन की शुरुआत, इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अपने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर उन लोगों को एक जगह पर ही सारा सामान मिलने लगा तो उन्होंने वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया। ठीक है, वहाँ पर वो एक स्थायी तौर पर रहने लगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। याद रखिएगा, कौन है? कुत्ते का जंगली पूर्वज। तो ये प्रश्न यहाँ से बन जाता है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। जैसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे, अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा जानवर को पाला गया है? कुत्ते को पाला गया है। ओके, बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। उदाहरण के तौर पर उन्हीं लोगों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, क्योंकि भाई उस समय देखिए दवाएं वगैरह तो थी नहीं, वो जितने भी थे उनके घरेलू उपचार थे, जो पेड़ पौधे जड़ी बूटियों से वो अपना उपचार करते थे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने का अनाज पैदा होते हैं, साथ ही इनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों की भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। ठीक है, इन दांतों को देखिए आप, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का, कौन सा पालतू सूअर का, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या अभी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि जो पालतू जानवर थे उनके दांत छोटे होते थे और जो जंगली जानवर हैं उनके दांत कैसे होते थे? बड़े होते थे। ओके, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। अगर वो बसते नहीं तो आपको गेहूँ मिलता नहीं है ना। तो समझ गए होंगे आप।
कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। एक नवीन जीवन शैली, अनाज का उपयोग देख लेते हैं। सबसे पहले बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। उपहार का मतलब विनिमय का भी माध्यम पहले अनाज ही होता था। मान लीजिए आपके घर में गेहूं हो गया, दूसरे के घर में चावल हो गया। अब आपको चावल चाहिए तो आप क्या करेंगे, गेहूं के बदले में चावल ले लेंगे। तो ये भी एक विनिमय का माध्यम होता था, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आप क्या करते थे, उस समय भाई रुपए नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, अनाज देते थे और उसके बदले में जो भी वस्तु उनको, फल और जो भी चीज़ें उस समय होती थी और चाहिए होती थी, तो वो अपने अनाज के माध्यम से उसको खरीद लिया करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नवीन जीवन शैली की। तो तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को उनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, ठीक है। तो वही होता ना, आवश्यकता, जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो वो आप उसके लिए काम भी करने लगते हैं। जैसे आपको जॉब की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, ठीक है। मान लीजिए ज़्यादा जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 को देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? आपने देखा होगा ना, स्क्वायर शेप बना था। इनमें ये प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविद को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इनसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, क्योंकि वही बात हम पहले से कहते आ रहे हैं कि वहाँ का लिखित ज्ञान तो कुछ है नहीं, जितना भी है हम अनुमान के तौर पर बता सकते हैं। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता लगता है कि उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। हड्डियों की जाँच करना तब भी ईजी है। नेक्स्ट है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों और पहाड़, झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे बुरजोम में वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये एक आपका प्रश्न है, कई बार आपका सीटेट में आया है, तो इसको याद रखिएगा कि बुरजोम कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में है। वहाँ पर लोग गर्तवास कहाँ पाए जाते हैं, मेन आपका ये याद रखिएगा, गर्तवास कहाँ पाए जाते हैं, बुरजोम में, ओके। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। गर्तवास का चित्र बनाओ। तो आप ये इतना याद रखिए कि गर्तवास कहाँ पाए जाते हैं, बुरजोम में, ठीक है। उसमें क्या होता है, घर के गड्ढे के नीचे घर बना देते हैं। बहुत सारी जगहों में से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार का और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। आखिरी और मूसल का प्रयोग और अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है ना, अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से बनाए जाते थे। ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, इनको देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। वर्तमान का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हज़ारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया।
बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ बताया था हमने आपको? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। याद रखिएगा, मेहरगढ़ कहाँ है? बोलन दर्रे के पास। मेहरगढ़ कहाँ है? बोलन दर्रे के पास में, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते के बीच में। ओके, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो सबसे पहले गेहूँ के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले जौ के साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में। प्रश्न बना है यहाँ से सीटेट का, सबसे पहले जो जौ और गेहूं के साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ के अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडारण का काम आते हैं। ठीक है, तो मेहरगढ़ में जो घर हैं वो किस तरह के हैं? चौकोर तथा आयताकार। कमरे कितने हैं? घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जो भंडारण के काम आते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मरा तो उसके साथ उसका जो खाने पीने का सामान है, जो भी उसको पसंद था, वो भी रख देते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। ठीक है, ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए, चित्र है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया होगा। अब फ्रांस की गई चित्रकारी, उसको देख लेते हैं। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, घेड़ा, रेनडियर, बारहसिंगा सूरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्र किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते होंगे दोनों चित्र। इन रंगों को लौह व चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट है एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल। एटलस में तुर्की को ढूंढो न। तो ये दोनों शहर आपको पता होना चाहिए, इनके लोकेशन कहाँ पर क्या है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है, जहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, याद रखिएगा, चकमक पत्थर कहाँ से लाया गया? सीरिया से। लाल सागर से कौड़ियों, भूमध्य सागर से सीपियाँ। ध्यान रहे कि इस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। अब जैसे ये लिखा है उपयोगी शब्द, तो इस हर शब्द की जो परिभाषा है, इस हर शब्द का जो मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब ये कल्पना करो, इसको छोड़ दीजिए। अब ये जो एक्सरसाइज है, जैसा कि हमने पहली वाली क्लास में भी आपको बताया है कि जो एक्सरसाइजेस हैं एनसीईआरटी की, उनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इन एक्सरसाइजेस को करना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पर देख लीजिए, टाइम पीरियड जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ लिखी हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये आज का जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट होता है। आगे के जो चैप्टर हैं वो आपके कल कराए जाएंगे। तो बने रहिए ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।